हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ रहे हैं आज भैया? आज पढ़ेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। उसी में जो कुछ चीज़ें रह गई हैं अभी वो मैं कंटिन्यू करूंगा और साथ ही में फिर मैं एग्रीगेट्स को भी टच करूंगा इन दिस, यानी कि चैप्टर 2 का ही सेकंड पार्ट वाला वीडियो हो जाएगा ये। और आपका चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन, यानी कि कुछ चीज़ें जो कवर हो सकती हैं, जो बच्चों के दिमाग हमें अलाउ करेंगे पढ़ने के, तो वो हम इसमें कवर कर लेंगे। और अगर बच्चे थक गए, बोर हो गए, आप भी हो गए और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो हम फिर रुक जाएंगे वहीं पे और फिर कल नेक्स्ट पार्ट बना के भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तब तक ये वीडियो देखो और आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एग्रीगेट से रिलेटेड अगर मैं इसमें पढ़ाता हूँ तो वो भी देख लीजिए और उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आज का डेट यार 18/4/2024, चलिए थर्सडे। अब देखो क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने क्या क्या समझा। हमने ऑलरेडी क्या क्या समझा। क्या हो गया? फिर से खो गया कुछ? पेन है, कॉपी है, ठीक है। चलिए देखिए, ओए बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीज़ें रह गई थी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने पहले रहने की बात छोड़ो, पहले पढ़ा क्या क्या था। क्या क्या पढ़ा था हमने? डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा ना। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है क्या नहीं आता है वो सब पढ़ लिया। हमारे क्या क्या आते हैं? ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स आते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं, एम्बेसीज आते हैं, फिशिंग वेसल्स आते हैं, ये सब पढ़ाया। हमारा क्या क्या नहीं आता है, इन सब का उल्टा है ना, जो फॉरेन विजिटर्स होंगे ये सब, ठीक है, फॉरेन एम्बेसीज होंगी या ये क्या कहते हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स होंगे फॉरेन के, ये सब नहीं आते हैं। अब इसके बाद हमने बच्चे और क्या करा था? देन हमारा रेसिडेंट और सिटीजन कौन होता है। रेसिडेंट मैंने पढ़ाया था, एक रेसिडेंट वो होता है जो 1 साल से ज़्यादा एक कंट्री में रहता है यार, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे लाई करता है, तो वो रेसिडेंट कहलाता है। सिटीजन कौन होता है? हु इज लीगली बॉर्न, सॉरी फिर से बोल दिया, ठीक है, हु इज बॉर्न इन अ कंट्री और हु इज एक्सेप्टेड बाय लॉ, हु इज एक्सेप्टेड बाय लॉ, यानी कि लीगली उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ही बिकम्स अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। उसके बाद हमने और क्या चीज पढ़ी थी बच्चे? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है भैया जो हमने कमाई होती है, यानी कि काम किया या हमने कोई चीज दी उससे पैसा आया, लैंड दिया तो रेंट मिला, एंटरप्रेन्योर ने काम किया तो प्रॉफिट मिला, ठीक है, किसी ने मजदूरी करी, दिहाड़ी लगाया, सैलरी वेजेस मिले, ठीक है, किसी ने किसी को लोन दिया उस पर उसको इंटरेस्ट मिला, दीज आर फैक्टर इनकम्स, ठीक है। फिर हमने समझी थी ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम्स वो जो कोई काम किए बिना भी मिल जाती है, रेंडर हो जाती है, मतलब आप काम नहीं करते लेकिन आपको पैसा मिल जाता है। ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, इसमें मैंने क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज पॉकेट मनी, इज इट अ फैक्टर इनकम और अ ट्रांसफर इनकम, किया था। क्या आया? क्या है? अभी तक नहीं किया तुम लोगों ने? कल मैं फिर से पूछूंगा व्हाट इज पॉकेट मनी, इज इट अ ट्रांसफर इनकम और अ फैक्टर इनकम, और कल मेरे को चाहिए इसका जवाब। बात समझ आ गई? उसके बाद नेक्स्ट हमने और क्या पढ़ा था बच्चे? करंट ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स मैंने बोलते हैं जो आपकी इनकम से होते हैं, ठीक है, और मैंने बोलता है कैपिटल ट्रांसफर जो हमारी वेल्थ से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और क्या मैंने पढ़ा था? सब्स्टिट्यूट गुड्स और फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या है? जिन पे और वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? जिनमें और फाइनल वैल्यू एडिशन हो सकता है। फिर मैंने कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स भी पढ़ा था। कंजम्पशन गुड्स मैंने जो हम कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंजम्पशन गुड्स के टाइप्स भी पढ़ाए थे। क्या क्या टाइप्स थे उनके? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और सर्विसेज, ये सब कराया था, ठीक है। अब आ जाओ जी, एक इकोनॉमी में और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके हमारे बात चल रही है बच्चा। तो पहला है इन्वेस्टमेंट्स। क्या है? इन्वेस्टमेंट्स। क्या होती हैं इन्वेस्टमेंट्स? देखो, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है? खर्चा। क्या है? अगर आप इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में क्लास 11 की डेफिनेशन में, इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? एनी एक्सपेंडिचर दैट इज डन टू जनरेट रेवेन्यू, यही था ना इन्वेस्टमेंट। आप जो खर्चा कर रहे हो उससे आपको फायदा मिलता है। अब इकोनॉमी में फायदा करने के लिए कौन खर्चा कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? कुछ इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी कर रही है। गवर्नमेंट क्या खर्चा कर रही है सर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रही है, गवर्नमेंट रोड्स बना रही है, ये सब स्कूल्स बना रही है। हम लोग क्या खर्चा कर रहे हैं? हम क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हम अपना घर भी तो बना रहे हैं, सड़क पे थोड़ी रह रहे हैं। बात समझ आ रही है? हम लोग बाकी चीजें खर्चे कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा? ये जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, क्या इस इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। इनिशियली क्या होगा? व्हाट विल इनिशियली हैपन? आप एसेट को बाय करेंगे, ठीक, और उस इन्वेस्टमेंट का एक वैल्यू होगा जो आपके साल की शुरुआत में होगा और एक वैल्यू होगा जो साल के एंड पे होगा।
व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स? दीज आर एक्सपेंडिचर्स राइट विच जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स में आप कुछ भी ले सकते हो, कंस्ट्रक्शंस वगैरह ये सब आप लिखोगे। अब इन इन्वेस्टमेंट से आपके पास बच्चे क्या आता है? आपके पास फायदे आते हैं। अब मैं जो बात समझाने जा रहा हूं कि ये इन्वेस्टमेंट जो है, इस इन्वेस्टमेंट से हमें एक पॉइंट क्लियर करना है। इन्वेस्टमेंट दो तरीके की हो सकती है, या तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी, क्या होगी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी, या फिर ये नेट इन्वेस्टमेंट होगी। क्या होगी? या तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स होगी या फिर नेट इन्वेस्टमेंट्स होंगी। अब मेरे को एक बात बताओ, विदुर भाई साहब ने लाई पोर्शे, क्या लाई? पोर्शे एक नई गाड़ी लेके आया 10 करोड़ की, और 10 करोड़ की गाड़ी लाया, और इसने भाई ने गाड़ी लेके सीधा गैराज के अंदर रख दी कि ये गाड़ी 3 साल बाद मैं बेटी मेरी होगी उसको मैं गिफ्ट करूंगा बर्थडे पे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ ही इज थिंकिंग लाइक दैट। अब इसने बोला कि भाई गाड़ी लाई अभी 10 CR, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 10 CR। In the beginning of the year, the gross investment is 10 CR, correct? अभी तो इसका वैल्यू 10 CR है ना, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन? क्या ये 10 करोड़ रहेगा? नहीं, इसका वैल्यू कम होगा। और आप कॉमर्स वाले हैं सब लोग, तो किसी भी चीज का वैल्यू जब कम होता है कहलाता है क्या? डेप्रिसिएशन। यानी कि इसका माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। क्या होगा बच्चे? डेप्रिसिएशन। जब आप ग्रॉस में से डेप माइनस करते हो, अंडरस्टैंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डेप्रिसिएशन लेते थे? नहीं लेते थे ना। और किस में लेते थे डेप्रिसिएशन? वेरी गुड, आप लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू ही किससे होता था? ग्रॉस प्रॉफिट से, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके क्या आता था? नेट प्रॉफिट, राइट। यानी कि आपका डेप्रिसिएशन जो है वो आप लेस करोगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होगी? नेट इन्वेस्टमेंट। क्या होगी? नेट इन्वेस्टमेंट। अभी नेट इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन हुआ है 2 करोड़ का, 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन हुआ तो हमारे पास 8 करोड़ का वैल्यू रह गया। क्या रह गया? 8 करोड़। सर ये डेप्रिसिएशन है, हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या इसका नाम यहाँ पे भी सिर्फ डेप्रिसिएशन होगा? इन इकोनॉमिक्स क्या यहाँ पे भी सिर्फ डेप्रिसिएशन कहलाती है डेप्रिसिएशन? नहीं, इसके और भी नाम है। क्या क्या नाम है डेप्रिसिएशन के? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या कह सकते हैं? कॉस्ट या कंजम्पशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आप इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, और भी 1-2 नाम है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम है। क्या बोला मैंने? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिर मैंने क्या बोला? रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, एक और नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा वो। ठीक है, समझ आ गया बच्चे यहां तक? ये क्या है? और 2 नाम मैंने बता दिया आपको, कॉस्ट या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट, अब ये डेप्रिसिएशन जो है और ये मेरा नेट इन्वेस्टमेंट जो है, अब मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि अगर भैया मैं जो चीजें करा रहा हूं ना, ये याद रखो क्योंकि मैं 3rd चैप्टर भी टच कर रहा हूं साथ साथ में, तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि भाई अगर मैंने ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, करेक्ट है ना। और अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है बच्चों? पहली चीज क्लियर हो गई ना? एनी डाउट इन दिस? ठीक है, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट्स का। बोलो। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हाँ, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और लिखे हैं आपने नाम? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हाँ ठीक है, चलो और भी है, एक और है, मेरे को याद नहीं आ रहा वो। ठीक है, एक और है। चलिए यहां तक क्लियर है बच्चा? पूरा क्लियर है? चलिए, उसके बाद आपने पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी, तो हम बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम की। किसकी? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम पढ़ तो यही रहे हो, अब तो आ ही गया नेशनल इनकम, पढ़ तो नेशनल इनकम ही रहे हो। ठीक है, तो नेशनल इनकम जब पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक इनकम। अब भाई मेरे को एक बात बता रिजवान, तू कर रहा भाई काम कहाँ पे? यूपी में। कहाँ कर रहा है? यूपी में। विदुर काम कर रहा है केरला में। कहाँ? केरला में। आप बच्चे काम कर रहे हो गोवा में, आप कर रहे हो लद्दाख में, हाँ आप कर रहे हो तमिलनाडु में। अब सब लोग अलग अलग जगहों पे काम करो, बट ये सारा जो है ये पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंडर ही है, पूरा अपने देश के अंदर ही है। आप यहाँ से जो कमाई करोगे क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम? ये बात क्लियर है? अब कुछ ऐसे लोग होंगे अपनी कंट्री में जो विदेश से पैसा कमा रहे होंगे, सर्विसेज उनको देके या उनको चीजें बेच के। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बच्चे हमारा? वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। नेशनल इनकम में सब इंक्लूड करना है। क्या कर रहे हैं? इंक्लूड। अब सर सब क्या इंक्लूड करना है? यानी कि वो इनकम जो फॉरेन से आ रही है ना, वो कहाँ इंक्लूड होनी है? नेशनल इनकम में। डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड
डोमेस्टिक, विदुर इधर देख, फ्यूज नहीं अपना ये कर। मैं कह रहा हूं डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ वही इनकम हमें इंक्लूड करनी है, सिर्फ और सिर्फ वही इनकम इंक्लूड करनी है। बार बार बोल रहा हूं, डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ और सिर्फ वही इनकम इंक्लूड करनी है जो कंट्री के अंदर जनरेट हुई। किसी ने अपने देश के किसी भी कोने में काम किया, पैसा बनाया, वो कहलाएगा डोमेस्टिक इनकम। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक एडवोकेट हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप एक एडवोकेट हैं और अमेरिका में किसी का कोई केस चल रहा है और आपने उसको सर्विसेज प्रोवाइड करी, कंसल्टेंसी सर्विसेज, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी, तो आपने उसको पैसा कमाया। वो पैसा आया कहाँ से? क्या वो इंडिया में जनरेट हुआ? भारत में जनरेट हुआ? वो बाहर से आया, तो उसको कहाँ इंक्लूड करना है? क्या उसको डोमेस्टिक? वेरी गुड, उसको नेशनल इनकम। समझ आई बात? तो यहां पे किसकी बात होगी? मैंने दो चीजें बात करी। जब मैं बात करूंगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने इसका नाम दिया है, वैसे क्या बोलते थे वो बोलते थे फीफा। क्या बोलते थे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और जब अगर मतलब बाहर से पैसा आ रहा है तो कुछ बाहर के भी तो लोग होंगे जो यहां से पैसा कमा रहे होंगे, इंडिया से पैसा कमा रहे होंगे, उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। वेरी गुड, फैक्टर इनकम। एक मिनट यार, थोड़ा साफ साफ लिख लेता हूं। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नाउ व्हाट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? तो इसका नाम क्या लिख लोगे? फीटा, ठीक है। सर अगर फीफा है और फीटा है तो इनका डिफरेंस क्या होगा? फीफा माइनस फीटा इज व्हाट? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या NFIA, क्या फीफा, क्या फीटा? अब ऐसे समझो, विदुर एक एडवोकेट है, इंडिया में बेस्ड है, ठीक है, और परिसा जो है ये कोई भी आर्किटेक्ट है या कुछ है, ये अमेरिका में बेस्ड है। विदुर ने काम किया यहाँ पे और इसने एक अमेरिकन को फॉर एग्जांपल उसे सर्विस प्रोवाइड करी और इसने उससे चार्ज किया पैसा। इसने उससे लिया फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये। कितना लिया? 10,000। तो मुझे बताओ, मेरे पास फीफा आया ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से पैसा आया ना, कितना लिया? 10,000, करेक्ट है। और परिसा जो थी, परिसा क्या थी? ये अमेरिकन थी और इसने यहाँ पे किसी को आर्किटेक्चरल डिजाइन सेल किए, बोला आप अपना घर ऐसे डिजाइन करो, और इसने उससे चार्ज किया 7,000। कितना चार्ज किया? 7,000। अब जब ये है फीटा, फीफा माइनस इसने चार्ज किया 7,000, तो हमारी कंट्री को फायदा कितना हुआ? या कह सकते हो ऐसे कि हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? नेट कितना पैसा है अब्रॉड से? कुछ पैसा यहां से बाहर गया, कुछ पैसा वहां से आया, इसका नेट कितना है? व्हाट इज द नेट? नेट इज 3,000। मेरी बात समझ आ रही? तो ये 3,000 क्या है? NFIA। यही NFIA डोमेस्टिक इनकम में जब ऐड कर दोगे वो क्या बन जाएगी? बात समझा? मेरी बात समझ आ रही? जब डोमेस्टिक इनकम में ये 3,000 जोड़ दोगे वो क्या बनेगा? नेशनल इनकम। और भी फैक्टर्स हैं जोड़ने के, वो सब समझेंगे। जब डोमेस्टिक इनकम में ये 3,000 ऐड किए, क्योंकि ये 3,000 कौन सी इनकम है? ये फॉरेन इनकम है। कुछ इनकम हमारे यहां से विदेश गई, कुछ इनकम विदेश से यहां आई। क्या मैंने बोला? कुछ पैसा यहां से बाहर गया, कुछ पैसा बाहर से यहां आया, तो नेट हमने जो कमाया वही हम ऐड अगर कर देंगे डोमेस्टिक में तो वो नेशनल कहलाएगा। रिजवान क्लियर है बच्चे? यहां तक पूरा क्लियर है? सर क्या ऐसा हो सकता है कि कभी फीफा फीटा हो ही नहीं? इज इट पॉसिबल दैट देयर इज नो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड? इज इट पॉसिबल? देखिए बच्चों, इट इज ओनली पॉसिबल इन क्लोज्ड इकोनॉमीज। किस में पॉसिबल है? नो, व्हाट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी? एक क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका कोई भी इंटरैक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है बाहर की किसी भी कंट्री के साथ, मतलब ना लेना ना देना कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर किसी लड़की को कमरे में बंद कर दे घर वाले और उसको खाना भी वहीं ला के दे दे, कपड़े भी वही, सब कुछ, वो घर उसके लिए सब कुछ है, पूरा वो मैंशन बना दिया, बस what is she? She is grounded and closed only ना, she has no interaction with the outside world। एक closed economy भी वही होती है जो ना import कर रही है ना export कर रही है, उसका कोई interaction नहीं है with the rest of the world। Is there any country right now जो closed economy है? Right now there is no country which is closed economy। एक टाइम पे नॉर्थ कोरिया हुआ करती थी और अभी के टाइम पे close to closed economy, close to closed economy में proper close नहीं कहूँगा, which is Brazil, ठीक है। ब्राजील भी close to closed economies है, लेकिन क्लोज नहीं है, प्रॉपरली क्लोज नहीं है। यानी कि आप ऐसा याद रख लो कि अभी के टाइम पे कोई भी इकोनॉमी क्लोज नहीं है। तो जब क्लोज इकोनॉमीज होंगी, ये एमसीक्यू बन सकता है ना, एमसीक्यू बन सकता है, नहीं बन सकता है, ठीक है। तो याद हुआ क्लोज इकोनॉमीज क्या होती हैं? क्लोज इकोनॉमीज विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन याद है ना? चलिए जी, ये क्लियर हो गया।
क्या ग्लोबलाइजेशन पूछना है, पूछा करना। क्या ग्लोबलाइजेशन नहीं पता? ग्लोबलाइजेशन हो गया व्हेन यू इंटीग्रेट योर इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा कि आप ट्रेड कर रहे हो, आप सामान बाहर भी बेच रहे हो, आप बाहर से कुछ इंपोर्ट भी कर रहे हो। अब जब आप ऐसा कुछ काम करोगे तो क्या कहलाएगा? ग्लोबलाइजेशन। अब देखो फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज इन्होंने पेन खरीदा, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ ये है वो पेन जो इन्होंने खरीदा। अब ये जो पेन है बच्चा, ये जब इन्होंने खरीदा, इसमें दो टर्म्स हैं। जब आप परचेज करते हो कोई भी चीज, दो टर्म्स है। क्या टर्म्स है? एक है फैक्टर कॉस्ट और एक है मार्केट प्राइस। क्या है? मार्केट प्राइस। इसको हम FC बोलते हैं और इसको हम MP बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब एक बात समझो बच्चा, मैं क्या कह रहा हूं, जो ये मार्कर है इसका जो मार्केट प्राइस है, पहले फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट हो गया वो कॉस्ट जिस पे एक कोई भी चीज तैयार होती है। फैक्टर कॉस्ट इज दैट कॉस्ट एट विच एनी प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड और इज मेड रेडी फॉर सेल। ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस हो गया जिस प्राइस पे वो चीज बेची जाती है, सेल की जाती है। क्या फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस सेम होता है? नहीं होता ना, इसमें अलग अलग चीजें जोड़ी जाती हैं। लेकिन हमें दो चीजें सीखनी है यहाँ पे जो जोड़ी जाती हैं। क्या चीजें जोड़ी जाती हैं? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो डिटर्मिनेंट है, या सॉरी जो चीजें हैं, दो चीजें हैं जो हमें ऐड करनी है, वो है हमारा NIT। क्या है? NIT। नाउ व्हाट इज दिस NIT सर? इट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर अगर नेट है फिर आपने पक्का कुछ माइनस प्लस किया होगा। नेट से अब ये चीज दिमाग में बैठ जानी चाहिए ना। तो नेट का भी कॉम्पोजिशन है बच्चों। नेट का कॉम्पोजिशन क्या है हमारे पास? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? फिर तो कुछ डायरेक्ट टैक्सेस भी होंगे। तो पहले मैं टैक्स ही समझाता हूं। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स, वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो अगर किसी इंडिविजुअल पे लगाया जाए वो उससे एस्केप नहीं कर सकता, उसको खुद वो भरना पड़ेगा, खुद ही भरना पड़ेगा। वो किसी और को नहीं बोल सकता कि तू भर दे, या उसने बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। व्हेन यू कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स फ्रॉम योरसेल्फ टू अनदर पर्सन, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है बहुत सारी, अगर प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया जाए तो ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है तो भाई आप ही झेलो, आप ही भरो। वेल्थ आपके पास है, उस वेल्थ पे टैक्स भरोगे तो आप ही भरोगे। आपकी इनकम है, आपके पापा की सैलरी आती है, सैलरी पे से टैक्स कटता है, तो ये कौन सा टैक्स है? इट इज ए डायरेक्ट टैक्स। आपके पापा चाचू को तो नहीं बोलते ना यार प्लीज भर दे, नहीं बोलते ना। बात समझ आ रही है? दिस इज द डायरेक्ट टैक्स। एंड व्हेन द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, जब आप नहीं भरोगे आपकी जगह कोई और भरे, आप किसी और से भरवा सकते हो, इट बिकम्स व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स। जब बर्डन शिफ्ट हो सकता है विदुर, जब बर्डन शिफ्ट हो सकता है, ये क्या बन गया? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बनो? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स का ही आपके करंट सिचुएशन में बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा? GST है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना बच्चा। ठीक है, अब एक चीज समझो बच्चे, मेरे को एक चीज बताओ, गवर्नमेंट जब कोई भी चीज बेच रही है, या आप कोई भी चीज जब बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, या गवर्नमेंट बेच रही है, उस पर वो क्या कलेक्ट कर रही है? टैक्स कलेक्ट कर रही है, विच इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। आप मैन्युफैक्चरर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी बेच रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करेगी? टैक्स। और आपको कुछ फायदे भी देगी, आपको कुछ रिफंड देगी, कुछ रिबेट देगी, विच विल टर्म्ड एज सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट ने कुछ पैसा आपसे लिया और कुछ पैसा आपको दिया, यानी कि फायदा भी दिया। ठीक है, तो उसका नेट ऑफ क्या कहलाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या कहलाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो मैंने NIT बोला ना, नॉट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या शो? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि गवर्नमेंट ने आपसे कुछ टैक्सेस लिए और कुछ आपको फायदे दिए। इसका डिफरेंस क्या है? NIT। क्या है? NIT। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज व्हाट? NIT। यही NIT आप देखेंगे कि ये हमें जोड़ना है या माइनस करना है। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट के बारे में पता है, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? ये वो कॉस्ट है जिसपे चीज बनी। अब इस चीज जो बनी, इस बनने के बाद मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। अरे भाई गवर्नमेंट को टैक्स देना भूल गया, 10 रुपए की चीज बनी, अब गवर्नमेंट को टैक्स भी तो 2 रुपए देना है, तो जोड़ देना भाई, वो टैक्स लोगों से ले लूंगा। अब जब टैक्स लोगों से लोगे तो कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। यू शिफ्टेड द बर्डन, बर्डन शिफ्ट हो गया ना। मैं बोल रहा था ना अभी, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? बर्डन शिफ्ट करना। बर्डन शिफ्ट करना था ना भाई। 2 रुपए टैक्स है, मैं भरूंगा, लेकिन लूंगा किससे? लोगों से। लूंगा किससे? बर्डन शिफ्ट हो गया ना, बर्डन शिफ्ट हो गया। तो ये 2 रुपए लूंगा भाई, गवर्नमेंट मुझे 1 रुपए का फायदा भी तो दे रही है, तो वो फायदा इसमें से निकाल देता हूं।
ठीक है, तो इसको बेचूंगा कितने का, 11 रुपए। हाँ विदुर पूछ। एमआरपी पे लगता है ना जीएसटी। हाँ वो एमआरपी के नीचे लिखोगे ना, एक लाइन लिखी होती छोटी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। एमआरपी पे नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव, एमआरपी पे नहीं लगता, उसमें इंक्लूडेड होता है, वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, एमआरपी इज मैक्सिमम इंक्लूडेड होता है। अगर जीएसटी इंक्लूडेड होता है मतलब कि वो उसी अमाउंट में से उनको पे करना होगा। एग्जैक्टली वो उससे कम में तैयार हुआ है। मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, ये चीज बिग 11 रुपए में रही है। ओए बिग कितने में रही है, तैयार कितने में हुई है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस एनआईटी। बात समझ आ रही है बच्चों? अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना एनआईटी। ऊपर समझाया ना मैंने, 10 रुपए की चीज बन रही है, मुझे टैक्स भी देना है गवर्नमेंट को, तो मैं क्या करता था, टैक्स जोड़ देता, यार चलो 12 रुपए का बेचूंगा। फिर मेरे को याद आता गवर्नमेंट ने मुझे बेनिफिट दिया 1 रुपए का, तो वो डिडक्ट कर देता था, तो कितने का बेचता हूँ, 11। तो टैक्स तो इसी में डाल दिया ना मैंने, तब जाके मेरे पास फैक्टर कॉस्ट है ना, ये मार्केट प्राइस है ना, जैसे मैं मार्केट प्राइस, दिस इज माय फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जितने मार्केट में बिक रहा है फैक्टर हो गया, जितने में बन रहा है, और एनआईटी होगी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब अगर इसमें सब्सिडी हमारी ज्यादा हो और हमारी टैक्स कम हो, आराम से कर सकते हैं। वेरी गुड, अब यही चीजें मैं समझाऊंगा ना। देखो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं आपका इनडायरेक्ट टैक्स है 10 रुपए, सब्सिडीज है 20 रुपए। लेट सपोज फैक्टर कॉस्ट 10 रुपए का, फैक्टर कॉस्ट 10 रुपए का, मार्केट प्राइस 15 रुपए का, मार्केट प्राइस 15 रुपए का। आपका इनडायरेक्ट टैक्स 4 रुपए का, और आपकी सब्सिडीज 2 रुपए की, आपकी सब्सिडीज 2 रुपए की। What is the final amount? What is the final amount? ठीक है, अब देखो ये मैंने अगर ऐसे निकाल तो हमारे पास गिवन है। अगर मैं एक चीज हटा दूं, फॉर एग्जांपल फैक्टर कॉस्ट 10 रुपए है, इनडायरेक्ट टैक्स 4 रुपए है, और सब्सिडीज 2 रुपए है, मुझे बताओ कि मार्केट प्राइस क्या है। आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे सर फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल टू व्हाट, मार्केट प्राइस। बोलोगे ना, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज मार्केट प्राइस। नाउ व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, 10 रुपीज, प्लस एनआईटी किसके बराबर होता है, ब्रैकेट ओपन, आईटी माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू एमपी। करेक्ट नो? क्या करोगे फिर, 10 रुपए प्लस आईटी कितना था, 4 रुपए, 4 माइनस 2 रुपए, तो यहां कितना रहेगा, 2 रुपए इज इक्वल टू 12 रुपए आपका आ गया एमपी। आईटी क्या होता है वापस बोलो? इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये हो गया। अब रिजवान भाई साहब ने बोला कि सर अगर सब्सिडी ज्यादा हो, क्या हो, सब्सिडी ज्यादा हो, तो बदो भाई मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल हमारा जो क्या कहते हैं फैक्टर कॉस्ट जो है, फैक्टर कॉस्ट जो है 20 रुपए का है। कितना है, 20 रुपए। आपका जो आईटी है, आपका आईटी 6 रुपए है, और आपका जो सब्सिडीज है वो 8 रुपए है। ठीक है, अब मेरे को मार्केट प्राइस निकाल के बता दो। अब सर और इजी है, आपका मार्केट प्राइस किसके बराबर होगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। करेक्ट नो? आपका मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू एमपी इज इक्वल टू व्हाट इज योर एफसी 20 प्लस एनआईटी किसके बराबर होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज। मैं लिख देता हूं आईटी माइनस सब्सिडीज, इसके नीचे ब्रैकेट में ही लिख रहा हूं। आईटी कितना है, 6 रुपए, सब्सिडीज कितनी है, 8 रुपए, तो क्या हुआ, -2। तो क्या लिखोगे, एमपी इज इक्वल टू 20 माइनस 2, प्लस माइनस इज माइनस ना, तो आपका मार्केट प्राइस क्या आया, मार्केट प्राइस 18। समझ आ गई बात? ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि भैया क्या ये हमेशा दिया होता है, क्या ये हमेशा गिवन होता है? कभी कभी आपके क्वेश्चन में खाली आईटी लिखा होगा, सब्सिडीज नहीं लिखा होगा, तो 0 कंसीडर करना है। यानी कि आपको ब्रैकेट पूरा ओपन करना पड़ेगा। अगर आईटी 0 है, सब्सिडी 30 है, तो मेरा एनआईटी कितना आएगा, एनआईटी कितना आएगा, -30। समझ आ रही बात? मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन है समझ, क्वेश्चन में आपका बच्चे आईटी नहीं गिवन, आईटी गिवन नहीं है, लेकिन सब्सिडीज बोला है -20 या 20 बोला है, कितना बोला है? कितनी है पर? हाँ अच्छा, मैं करा ही देता हूँ। ठीक है, मान लो आपका फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है 10 रुपए, क्या है, 10 रुपए। आपको कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस, और आपको सिर्फ आईटी दिया हुआ है, या सब्सिडीज रखो ना, सब्सिडीज दी हुई है, सिर्फ सब्सिडीज दी हुई है 5 रुपए की। कितने की, 5 रुपए। तो मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, एमपी इज इक्वल टू, रिजवान किसके बराबर होता है, एमपी इज इक्वल टू एक तो आईटी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। ठीक है, अब एमपी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट मेरा कितना है, 10 रुपए, प्लस एनआईटी किसके बराबर है, आईटी माइनस सब्सिडीज। मैं ये कह रहा हूं हमेशा ऐसे लिखना। ठीक है, तो एमपी किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू 10 प्लस, अब आपका आईटी कितना है बच्चा, आईटी तो दिया ही नहीं है, आईटी माशु दी थी, इंडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बोला ना कहीं पे भी, तो आप उसको क्या लेके चलोगे, 0 - 5 है ना, सब्सिडीज 5 है ना,
0 -5। सर अगर कभी सब्सिडीज -5 हो, अगर कभी सब्सिडीज, तो यहां लिखना है ब्रैकेट में -5, वो प्लस हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, चलिए जी, ये हो जाएगा -5, तो यहाँ पे फिर आपका क्या आ जाएगा बच्चे, MP = 5। समझ आई? इसी तरीके से MP से कभी आप किस पे जा सकते हो, फैक्टर कॉस्ट पे जा सकते, नहीं जा सकते रिजवान? MP से FC पे जा सकते बच्चा, MP से FC पे हाँ उसको शिफ्ट कर देंगे। वेरी गुड, कैसे ऐसे पलट देंगे शाबाश। चलिए अब मान लो आपका MP है 20, कितना है MP है 20, आपका IT है फॉर एग्जांपल 4, आपका सब्सिडीज है फॉर एग्जांपल 6, तो अपने फैक्टर कॉस्ट निकालना है। चलो रिजवान तुम ही पूरा बोलोगे भाई, फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होगा? FC = NIT। NIT से निकलेगा क्या, वो MP से निकलेगा ना बच्चे? MP + NIT। तू पहले NIT क्यों बोल रहा है पहले, मैं तो को नहीं बता ना, तो NIT को बाद में करेगा ना एडजस्ट। हाँ तो यहाँ पे हो गया हमारा MP व्हाट, MP माइनस और प्लस, MP माइनस का होगा, माइनस NIT हो गया ना, MP माइनस NIT। बात समझ आई? तो यहाँ पे मेरा FC कितना आ जाएगा, FC = MP कितना था 20, NIT किसके बराबर है, IT माइनस सब्सिडी, नो व्हाट इज माय IT 4 माइनस 6, ठीक है। तो FC = 20 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 - 2 हो गया ना, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2। तो MP FC = ठीक है, बात समझ आई? अब ये देख रहे हो, ये कंफ्यूज नहीं हो ना ये कि सर बनी 22 रुपए में, बिक 20 रुपए में रही है, ठीक है, ठीक है। दिस इज जस्ट न्यूमेरिकल दैट आई हैव टेकन, और उसमें बेनिफिट ज़्यादा है, इनकी सब्सिडीज ज़्यादा मिली है, टैक्सेस कम है, इसलिए अमाउंट का डिफरेंस है, ठीक है। रटनी नहीं है चीज़ें, कॉन्सेप्चुअली। चलो बात समझ आ गया यहाँ तक? कोई किसी को कुछ पूछना है? एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ जी पूछो। प्रोडक्ट कांस्टेंट, वो थोड़ा अगर बता देते। क्या जैसे प्रोडक्ट है कांस्टेंट रहेगा, मतलब? कुछ नहीं। अरे बोलना जोर से बोल। जैसे प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, इसमें हाँ उसमें तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं ना। अच्छा बच्चा बोल रहा है कि सर प्रोडक्ट बता दो, प्रोडक्ट। देखो मैं तुम्हें एक चीज इससे पहले बोली कि प्रोडक्ट जो होगा ना, वी आर एक्चुअली, हम धीरे धीरे कहाँ की तरफ चल रहे हैं मैं आपको पूरा बता देता हूँ। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम की अगर हम बात करें कि यानी कि हमारा नेशनल इनकम की जब मैं बात करूँ या हम GDP की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें एक प्रोडक्ट की ही बात होती है कि बन क्या रहा है, बिक क्या रहा है। ये प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, विल बी सेम, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए क्या सीखा अभी विदुर, क्या सीखा बच्चे? अभी सबसे पहले सीखा डेप्रीसिएशन। अगर ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस किया तो नेट होता है, अगर नेट में डेप्रीसिएशन ऐड किया तो ग्रॉस होता है, ठीक है। फिर अगर फैक्टर इनकम में अगर हमने डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ दिया तो नेशनल होता है, अगर नेशनल में से NFIA माइनस कर दिया तो डोमेस्टिक होता है। NFIA किसके बराबर होता है? फीफा माइनस फीटा। फीफा इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। उसके बाद क्या सीखा बच्चे? हमारा फैक्टर इनकम और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इसके बीच में कौन सा कंपोनेंट है जो इनको डिफरेंशिएट करता है? NIT किसके बराबर होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि हमें पे करने हैं और सब्सिडी जो हमें बेनिफिट्स मिलेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट। बात समझ आ गई बच्चा? ये सब हमने यहाँ तक पढ़ा एंड दिस एंड्स योर चैप्टर 2 विद कंप्लीट नोट्स, ठीक है। चैप्टर 2 पूरा खत्म हो जाता है इसके साथ।